आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। इसमें आज हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो पढ़ते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल जो है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एसिड। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है एसिड। तो अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसको एसिड कहा जाता है, जो कि एक लैटिन भाषा के शब्द, कौन से भाषा? लैटिन भाषा के शब्द यानी कि एसिड से लिया गया है। किससे लिया गया है? एसिड से लिया गया है, यानी ACIDUS, एसिड से लिया गया है। तो अम्ल का अंग्रेजी नाम क्या है? एसिड है। और यह एसिड जो है लैटिन भाषा के शब्द एसिड से लिया गया है। ठीक है। अब ये जो एसिड्स जो होता है इसका तात्पर्य क्या होता है? एसिड्स का तात्पर्य होता है खट्टा। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है खट्टा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो अम्ल के जो गुणधर्म जो हम पढ़ते हैं, अम्ल के गुणधर्म में हम क्या देखते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं ये? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं? लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। ठीक है। और याद करने का तरीका क्या है? अगर आपको याद नहीं रहे कि अम्ल लाल को नीले में बदलते या नीले को लाल में बदलते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा नीला, यानी कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं? उसके रंग को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। फिर कहा जाता है कि अम्ल जो होते हैं अम्ल संक्षारक होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल संक्षारक होते हैं, यानी हानिकारक होते हैं। ये अम्ल अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो हम जल सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्ल संक्षारक होते हैं। और अम्ल अपने जलीय विलयन में, ध्यान दीजिएगा, अम्ल अपने जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। तो अम्ल अपने जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में अम्ल अगर धातु से क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं? अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो अम्ल धातु से क्रिया करके, किससे क्रिया करके? धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर मान लीजिए अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में होती है, तब जो गैस मुक्त होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अब अम्ल के जलीय विलयन में जो है विद्युत का चालन होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन में, अम्ल के जलीय विलयन में किसका चालन होता है? विद्युत का चालन होता है। किसका चालन होता है इसमें? विद्युत का चालन होता है। और अम्ल अगर मान लीजिए क्षार से क्रिया करेंगे तो क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखिएगा
कि अम्ल जो है अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है और ये एसिड जो है लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स से लिया गया है और एसिड्स का तात्पर्य क्या होता है, खट्टा। अब अम्ल के गुणधर्म क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, याद रखने के लिए अनीला, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं। अम्ल अपने जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। अगर अम्ल धातु से क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अम्ल यदि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का क्या होता है, चालन होता है और अम्ल जो है क्षार से क्रिया करके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब अम्ल के उदाहरण क्या हैं, अगर अम्ल के उदाहरण लिए जाएं तो इनमें जो उदाहरण आते हैं जैसे मान लीजिए HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, H2CO3, ये सभी जो है अम्ल के उदाहरण हैं और इन अम्लों का उपयोग ज़्यादातर जो है प्रयोगशालाओं में किया जाता है। HCl जो है ये कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। H2SO4 जो होता है ये क्या कहलाता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है और HNO3 जो है ये क्या कहलाता है, ये नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। CH3COH ये क्या कहलाता है, ये एसिटिक अम्ल कहलाता है और H2CO3 जो होता है ये कार्बोनिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका सामान्य नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य नाम होता है नमक का अम्ल। ठीक है ना, इसे सामान्य जो है तौर पर इसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। और जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 इसको शौर्य का अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, शौर्य का अम्ल भी कहा जाता है। अब हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत पाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें अम्ल उपस्थित होता है। अब कैसे हैं, उनके उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी, दूध और दही की बात करें तो दूध और दही में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल को कहा जाता है क्या, लैक्टिक अम्ल। क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे हम लैक्टिक अम्ल कहेंगे। तो दूध और दही में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर नींबू की बात करें तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सिट्रिक अम्ल। उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है सिट्रिक अम्ल कहा जाता है। और जो संतरा जो होता है, संतरे में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहा जाता है टार्टरिक अम्ल। उसको कहा जाएगा क्या, टार्टरिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है, टार्टरिक अम्ल। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए सिरका है और सिरके में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहा जाता है एसिटिक अम्ल। उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे एसिटिक अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार से टमाटर में भी अम्ल पाया जाता है और टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहा जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल। और जो सेब जो होती है, सेब में जो अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं मैलिक अम्ल। उसको क्या कहेंगे, मैलिक अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार लाल चींटी के डंक में भी एक अम्ल पाया जाता है और उसको कहा जाता है फार्मिक अम्ल। तो लाल चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फार्मिक
अम्ल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनमें अम्ल पाया जाता है। जैसे दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है और लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर अम्ल के गुणधर्म, अम्ल के उदाहरण और प्राकृतिक रूप से जिन स्रोतों में अम्ल पाए जाते हैं उनके उदाहरण हमने समझे। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, क्षार के बारे में। क्षार के गुणधर्म क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और उसके उदाहरण क्या क्या है वो देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है क्षार। तो अगला जो टॉपिक है वो है क्षार, जिसको हम बेस भी कहते हैं। अब क्या है क्षार, किसे कहा जाता है, ये कैसे होते हैं। देखिए क्षार जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे और तीक्ष्ण होते हैं और इनको स्पर्श करने पर ये साबुन के समान जो है चिकने लगते हैं। और क्षार जो होते हैं ये भी अगर धातु के साथ में क्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करते हैं। क्षार भी संक्षारक प्रकृति के होते हैं और कार्बनिक पदार्थों का ये क्षय करते हैं, उनका क्षरण करते हैं। और क्षार अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन जो है प्रदान करते हैं। अगर क्षार की क्रिया अम्ल के साथ में होती है तो क्षार भी क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं, नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। तो ये क्षार के जो है कुछ गुणधर्म हो जाएंगे। तो जो क्षार हैं, क्षार के गुणधर्म क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो इनके जो गुणधर्म जो हैं, क्षार के जो गुणधर्म हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, क्षार जो है स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे व तीक्ष्ण होते हैं। कड़वे और कैसे होते हैं, ये कड़वे और तीक्ष्ण होते हैं। फिर इसके साथ में क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदलते हैं। फिर स्पर्श करने पर ये किसके समान चिकने लगते हैं, साबुन के समान चिकने लगते हैं। क्षार को स्पर्श करने पर साबुन के समान, किसके समान, साबुन के समान चिकने लगते हैं, साबुन के समान चिकने लगते हैं। अगर क्षार की क्रिया जो है धातु से की जाए तब हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और अम्ल की तरह ये भी क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। क्षार भी कैसे होते हैं, संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। और कार्बनिक पदार्थों का ये क्या करते हैं, क्षय करते हैं तथा कार्बनिक पदार्थों का क्षय करते हैं, क्षरण करते हैं। और इनके जलीय विलयन में भी विद्युत का क्या होता है, चालन होता है। क्षार के जलीय विलयन में भी विद्युत का चालन होता है, विद्युत का चालन होता है।
और ये जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्षार अपने जलीय विलयन में OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि क्षार के कुछ गुणधर्म हो गए कि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे और कैसे होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं। क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदलते हैं। क्षार को स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने लगते हैं। क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्षार भी संक्षारक होते हैं तथा कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? क्षय करते हैं। और क्षार के जलीय विलयन में भी विद्युत का चालन होता है। और क्षार अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं। और अगर क्षार की क्रिया अम्ल से होती है तो क्षार क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। ठीक है ना, तो एक और पॉइंट आ जाएगा, क्षार अम्ल से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। तो ये जो है क्षार के गुणधर्म हो गए। अब इनके उदाहरण क्या है? क्षार के जो उदाहरण आते हैं वो उदाहरण क्या है? इनमें जो उदाहरण आते हैं वो है KOH, NaOH, MgOH whole twice, CaOH whole twice, AlOH whole thrice, NH4OH। तो ये सब में आप देख सकते हो OH जरूर आ रहा है। और जहाँ पर भी OH आ रहा है यानी OH माइनस आयन देंगे ये, तो ये किसके उदाहरण होंगे? क्षार के उदाहरण हो गए। KOH को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे इसको? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और NaOH को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार MgOH whole twice को कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH whole twice को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो जाएगा? AlOH whole twice, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और NH4OH जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सारे सारे जो है उदाहरण हैं किसके? क्षार के। तो इस प्रकार से हमने अम्ल और क्षार के गुणधर्म और उनके उदाहरण समझे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? लवण के बारे में। अम्ल और क्षार के बाद में हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है लवण। अब लवण बनते कैसे हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा जो है लवण और जल बनते हैं। यहाँ पर आप देखिए अम्ल प्लस क्षार और बना क्या? लवण और साथ में जल। अब अम्ल के तौर पर हमने लिया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्षार के तौर पर हमने लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर आप देखते हैं कि Na और ये Cl दोनों जुड़ करके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना देते हैं जो कि एक लवण है। और साथ में ये H और ये OH मिल करके क्या बना देते हैं? H2O अर्थात जल बना देते हैं। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार के मध्य में जब क्रिया होती है तब लवण और जल का निर्माण होता है। ये जो क्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इस वजह से इसको जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा? ये इसलिए कहा क्योंकि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो उदासीन होकर के ही क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इसमें एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर मान लीजिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लिया जाए तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HCl और NaOH, HCl एक प्रबल अम्ल है और NaOH एक प्रबल क्षार है। इस वजह से लवण NaCl जो बनता है वो
कैसा कहलाता है, उदासीन लवण कहलाता है। अब इसमें क्या आता है, दूसरा बिंदु ये बताया जाता है कि अगर मान लीजिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य में क्रिया होती है, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य में जब क्रिया होगी तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, अम्लीय। यानी कि जो पदार्थ प्रबल होगा तो जो लवण बनेगा वो उसकी प्रकृति का ही माना जाएगा। जैसे प्रबल अम्ल है तो जो लवण बना वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय लवण। अब यहाँ पर कैसे, प्रबल अम्ल के तौर पर हमने क्या लिया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दुर्बल क्षार के रूप में हमने क्या लिया, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये NH4 और ये Cl, ठीक है, ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहा जाता है, और ये H और ये OH ये क्या बना देते हैं, H2O। तो प्रबल अम्ल ये तो क्या होता है, पूर्णतया आयनित होकर के H+ आयन देते हैं अधिक मात्रा में, जबकि दुर्बल क्षार जो होते हैं वो पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं, और OH- आयन जो बनते हैं वो क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं H+ आयनों की तुलना में, और अवियोजित अवस्था में जो है कुछ मात्रा में बचे हुए रह जाते हैं। इसी वजह से जो लवण बनता है वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बिंदु आता है कि अगर मान लीजिए अम्ल जो है वो कैसा लिया जाए, दुर्बल लिया जाए, और इस बार जो क्षार लिया जाए वो कैसा लिया जाए, प्रबल लिया जाए, तो इस बार जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस बार क्षार कैसा है, प्रबल है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। अम्ल के तौर पर, दुर्बल अम्ल के तौर पर लेते हैं हम CH3COOH, जिसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब प्रबल क्षार NaOH, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रबल क्षार है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये H और ये OH, ये H और OH ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, जल यानी H2O। तो ये बना ले यहाँ पर H2O। अब यहाँ पर बच गया CH3COO और ये Na, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनॉइड भी कहा जाता है इसको, और साथ में ये क्या बन गया, जल बन गया। और ये जो लवण बना ये कैसा लवण है, क्षारीय लवण। कैसा है ये, क्षारीय लवण। इसको कहा जाता है सोडियम एसीटेट, या इसी को कहा जाता है सोडियम एथेनॉएट, और साथ में ये क्या बन गया, यहाँ पर जल बन गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा ही क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और अम्ल के तौर पर हमने लिया HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, क्षार के तौर पर हमने लिया NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब इन दोनों के मध्य में क्रिया होती है तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो प्रदान करता है H+ आयन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है OH- आयन। ये H और ये OH- आयन मिलकर के क्या कर देते हैं, जल बना देते हैं, और ये Na और ये Cl क्या कर लेते हैं, NaCl बना देते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। अब इसको हमने क्या कहा कि ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके यहाँ पर क्या हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं, अपने गुणों को खो रहे हैं। इस वजह से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और इसमें जो ऊष्मा जो मुक्त होती है, इस वजह से इसको हम जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लवण जो है वो उदासीन होगा। क्यों होगा उदासीन, क्योंकि जितनी मात्रा में H+ आयन मुक्त होते हैं उतनी मात्रा में क्या होते हैं, OH- आयन मुक्त होते हैं। न तो यहाँ पर अम्लीय पदार्थ बनेगा, ना ही क्षारीय पदार्थ बनेगा। इस वजह से जो लवण बनता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। अब यहाँ पर 3 बिंदु हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य में क्रिया होती है तो जो लवण बनता है वो कैसा होता है, उदासीन। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य में क्रिया होती है तो जो लवण बनता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अम्ल कैसा है, प्रबल है। इसका उदाहरण क्या है, HCl जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दुर्बल क्षार के तौर पर हमने क्या लिया, NH4OH जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आप देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल हमेशा कौन से आयन देते हैं, H+ आयन, तो ये H+ आयन देंगे। और
जो क्षार होता है वो कौन सा आयन देता है, OH माइनस आयन, तो ये OH माइनस आयन, तो H और ये OH दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2O, पीछे क्या बच गया, NH4 और ये Cl, तो NH4Cl जिसको हम अमोनियम क्लोराइड या नौशादर कहते हैं, और ये एक प्रकार का लवण है, और कैसा लवण है, ये अम्लीय लवण है। अब अगला बिंदु इसमें यह आता है कि यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य में क्रिया होती है तो जो लवण बनता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे दुर्बल अम्ल के रूप में हमने क्या लिया, CH3COOH, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, और प्रबल क्षार के तौर पर हमने NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। फिर से वही बात कि अम्ल जो है कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन, और क्षार जो होते हैं वो कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन, तो ये H और ये OH दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2O यानी जल। पीछे क्या रह गया, ये इधर रह गया Na और ये रह गया CH3COO, ये संयुग्मित होकर के क्या बना देंगे, CH3COONA, जिसको हम सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनॉइड कहते हैं, और ये जो लवण बना है ये कैसा लवण है, क्षारीय लवण होता है। अब बात की जाती है कि जो लवण जो बनते हैं, इन लवण के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। लवण के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, और इसके साथ में ही लवण जो होते हैं वो क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। कौन से रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, और लवण के क्रिस्टल के साथ में क्रिस्टलन जल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आगे बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है कि जो लवण जो होते हैं, ठीक है, लवण के गलनांक और लवण के क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उच्च। ठीक है, लवणों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, और इसके साथ में ही लवण जो होते हैं ये लवण किस रूप में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं क्रिस्टल रूप में। कौन से रूप में पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, और क्रिस्टल में लवण के जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल में क्या जुड़े होते हैं, लवण क्रिस्टल में क्या जुड़े होते हैं, लवण क्रिस्टल में क्या पाया जाता है, क्रिस्टलन जल। क्या पाया जाता है, क्रिस्टलन जल जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, क्रिस्टलन जल जो है जुड़ा होता है, उपस्थित होता है। अब ये क्रिस्टलन जल क्या है, किसे कहा जाता है, क्रिस्टलन जल की परिभाषा क्या होती है, समझेंगे हम इसमें। अब देखिए इसमें हमने कहा कि जो लवण के जो क्रिस्टल होते हैं, लवण के क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल जो है उपस्थित होता है। अब बात की जाती है क्रिस्टलन जल की, क्या है क्रिस्टलन जल किसे कहा जाता है, तो क्रिस्टलन जल किसे कहा जाता है। देखिए जब लवण के इकाई सूत्र हम लिखते हैं, तो लवण के इकाई सूत्र जब हम लिखते हैं तब उसमें जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होती है, और वही जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो क्या है, लवणों के इकाई सूत्र लिखने पर उसमें जल के अणुओं की निश्चित संख्या, जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होती है, जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब कैसे, इसके उदाहरण क्या हैं, उदाहरण देखें हम। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अब इसमें 10H2O लिखा जाता है साथ में। तो सोडियम कार्बोनेट का जो ये सूत्र लिखा गया और उस सूत्र में हमने यहाँ पर 10H2O लिखा, तो ये जो 10H2O जो लिखा जाता है ये किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है क्रिस्टलन जल को, है ना। तो जल के अणुओं की जो संख्या इसमें 10
पाई जाती है वो सोडियम कार्बोनेट का कौन सा जल कहलाता है? क्रिस्टलन जल कहलाता है। इसी प्रकार से CuSO4 और यहाँ पर ये 5H2O। तो ये तो लिखा हमने सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं नौसादर यानी कि कॉपर सल्फेट का इकाई सूत्र लिख रहे हैं, और इसमें 5 जो है जल के अणु जुड़े हुए हैं और ये इसके क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। इसी प्रकार से CaSO4 और 2H2O ये है जिप्सम, ठीक है ना। तो जिप्सम में भी आप देख सकते हैं जल के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, निश्चित संख्या में जुड़े हुए होते हैं, ये यहाँ पर क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखें तो CaSO4 और ½ H2O, ठीक है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और इसमें भी आप देख सकते हो आधे जो है जल के अणु जो है इसमें जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार आप देखोगे K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइज और 24H2O, ये है फिटकरी का फॉर्मूला, ठीक है, पोटास एलम फिटकरी का फॉर्मूला। और इसमें जो है जल के अणुओं की संख्या जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 24 पाई जाती है। और ये 24 जल के अणु जो है क्रिस्टलन जल को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लवण के गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं, लवण क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं और लवणों के क्रिस्टल में क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। अब क्रिस्टलन जल किसे कहा जाता है? कि लवण के इकाई सूत्र लिखने पर उसमें जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी हुई होती है और जल के अणुओं की उस निश्चित संख्या को ही क्या कहा जाता है? क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे जब हम सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं तो इसमें 10H2O लिख रहे हैं और यही 10H2O जो है क्रिस्टलन जल है। इसी प्रकार से आप कॉपर सल्फेट यानी नौसातर में भी देख सकते हैं CuSO4 के साथ में 5 जल के अणु जुड़े हुए हैं। जिप्सम में भी आप देख सकते हैं CaSO4 के साथ में 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी देख सकते हैं CaSO4 के साथ में आधे जल के अणु जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से पोटास एलम फिटकरी में K2SO4 Al2SO4 होल ट्वाइस और इसमें 24 जो है जल के अणु जुड़े हुए हैं। तो ये निश्चित संख्या में जो जल के अणुओं की संख्या जुड़ी हुई होती है लवण के इकाई सूत्र में, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं।